नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल और हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है, जिसमें हम आपको कोरोना वायरस के बारे में सभी जानकारियां देते हैं और उससे जुड़ी हर खबर बताते हैं। इस वक्त हमारे देश में ओमिक्रॉन वेरिएंट अपने पैर पसार रहा है। ज्यादातर राज्यों में अब ये देखा जा रहा है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट ही डोमिनेंट वेरिएंट बनता जा रहा है। दिल्ली में करीब 80% मामले ओमिक्रॉन वेरिएंट के ही हैं। ऐसे में चिंता की बात यह है कि जब ये वेरिएंट इतनी तेजी से फैलता है तो हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स के लिए खतरा बढ़ जाता है। और ये देखने को मिला है कुछ राज्यों में, जैसे कि पंजाब में देखा गया कि पटियाला के एक सरकारी मेडिकल कॉलेज के 100 छात्र संक्रमित हो गए। वहीं दिल्ली में भी 23 रेजिडेंट डॉक्टर कोरोना की चपेट में आ गए। एक हफ्ते के भीतर ही ये डॉक्टर संक्रमित हो गए। हालांकि ये कहा जा रहा है कि ज्यादातर डॉक्टर्स के अंदर हल्के लक्षण है। पटना की भी बात करें तो वहां एनएमसीएच अस्पताल के 96 डॉक्टर और स्टाफ संक्रमित हो गए। वहीं अधिकांश जूनियर डॉक्टर, इंटर्न, पीजी के छात्र ये हैं। तो ऐसे में जो लोग लगातार काम करते हैं, फ्रंटलाइन वॉरियर्स हैं, उनके अंदर इसका खतरा दिख रहा है। पश्चिम बंगाल में भी 3 अस्पतालों के 100 से ज्यादा डॉक्टर संक्रमित हो गए। वहीं इसके साथ ये कहा गया है कि तीसरी लहर की भी दस्तक दे दी गई है। दरअसल एनडीटीवी से कोविड टास्क फोर्स के प्रमुख डॉक्टर एनके अरोड़ा ने यह बात कही है और उनका कहना है कि दिल्ली के 80% से ज्यादा मामले, बल्कि सभी महानगरों के 75% से ज्यादा मामले ओमिक्रॉन वेरिएंट के ही हैं। तो आखिर कितना फैल रहा है ये ओमिक्रॉन वेरिएंट, इसका असर क्या पड़ रहा है और हमारे जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं उनके लिए कितना बड़ा खतरा है, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर यतिन मेहता हैं, जो कि चेयरमैन है मेदांता इंस्टीट्यूट फॉर क्रिटिकल केयर के लिए। शुक्रिया डॉक्टर मेहता हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे, अगर डॉक्टर एनके अरोड़ा जो कि कोविड टास्क फोर्स के प्रमुख हैं, उनका कहना है कि ये तीसरी लहर का आगाज है, शुरुआत हो चुकी है, और क्या अब आगे हम कैसे मामलों को बढ़ते हुए देखेंगे, क्योंकि पिछले एक हफ्ते में जो उछाल देखा है वो इससे पहले कभी नहीं दिखा। देखिए, तीसरी लहर अरोड़ा सही बता रहे हैं कि वो आ चुकी है। हर अस्पताल में मरीज बढ़ रहे हैं। हालांकि ज्यादातर मरीज को इतना सीवियर डिजीज बीमारी नहीं है, लेकिन नंबर्स तो बढ़ ही रहे हैं। इसलिए बहुत ही जरूरी है कि हम सारी जो चीजें हैं वो करें, इसको और बढ़ाने को प्रिवेंट करने के लिए। इसका मतलब वैक्सीन है, जिनको नहीं लगी वो लगवाएं, जिनको बूस्टर लगना है वो लगवाएं। बच्चों को अब शुरू हो गया है और सेफ प्रोटोकॉल, जो कोविड स्पेसिफिक प्रोटोकॉल है, वो फॉलो करना चाहिए। मास्क अभी भी लोग नहीं पहन रहे हैं, वो हमें स्ट्रिक्टली करना चाहिए, क्योंकि वही एक चीज है जिसने डेफिनेटली दिखाया है कि वो स्प्रेड को कम कर। जी डॉक्टर मेहता, ये जो वेरिएंट है ये कितनी तेजी से फैलता है, क्योंकि हम देख रहे हैं जीनोम सीक्वेंसिंग तो उतनी हो नहीं सकती जितनी इस पर सर्वेलेंस करने के लिए जरूरत है, तो कितनी तेजी से ये फैलता है? देखिए, साउथ अफ्रीका में जो पहली जो वेव आई थी उसमें 5-7 दिन में डबल हो रहे थे नंबर्स, पर ये जो चौथी वेव आई है जो ओमिक्रॉन की वजह से आई थी, उसमें 2 दिन में डबल हो रहे थे। इसका मतलब कि इसमें ट्रांसमिसिबिलिटी बहुत ज्यादा है, कम से कम 2-3 गुना वो ज्यादा फैलता है, और इसी की वजह से नंबर्स अभी और हिंदुस्तान में बढ़ेंगे। डॉक्टर मेहता, ये भी जानना चाहेंगे कि अगर हम इस कोरोना वायरस के इस नए वेरिएंट की बात करें, अगर इसकी स्पीड इतनी ज्यादा है, इसका फैलने का, इसकी संक्रामक क्षमता इतना ज्यादा है, तो इस वक्त कितना खतरा जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं उनके लिए है? क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कुछ मेडिकल कॉलेजेस में, खासतौर पे जूनियर लेवल के जो डॉक्टर्स हैं उनके अंदर इसमें एक विस्फोट सा होता हुआ दिखा है। नहीं, वो पटियाला का तो आपने बताया ही है। बाकी भी अस्पताल में डॉक्टर्स और नर्सेस को बीमारी हो रही है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है कि हम लोगों का एक्सपोजर बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि वायरल लोड बहुत ज्यादा आता है हमारे इसलिए उनको जो बूस्टर लगाना है, मेरे ख्याल से ज्यादा देरी नहीं करनी चाहिए। सरकार ने 10 तारीख कहती है, अगर उससे भी जल्दी हो सकता है तो बेहतर है, क्योंकि एक तरफ आपके जो बीमारी है वो फैल रही है, इसका मतलब कि मरीज भी बढ़ेंगे, और दूसरी तरफ अगर हेल्थ केयर वर्कर्स बीमार होने शुरू हुए
और कम से कम 8-10 दिन का उनका क्वारंटीन होता है, इसका मतलब वो काम पे नहीं आ पाएंगे, तो एक तरफ मरीज बढ़ेंगे और दूसरी तरफ जो डॉक्टर्स और नर्सेस हैं वो कम होंगे। इसलिए और भी केयर खराब होगी और भी स्प्रेड होने का रिस्क रहता है। इसलिए मेरे ख्याल से बूस्टर डोज जल्दी लगवाना चाहिए। मैं तो काफी टाइम से बता रहा था कि इतनी देर करने का ठीक। जी, हमारे साथ डॉक्टर ओम श्रीवास्तव भी जुड़ गए हैं, जो कि सदस्य हैं महाराष्ट्र कोविड टास्क फोर्स के। शुक्रिया डॉक्टर श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपसे जानना चाहेंगे कि महाराष्ट्र में स्थिति इस वक्त कैसी है, क्योंकि मुंबई के नंबर ओमिक्रॉन वेरिएंट के भी खास तौर से बढ़ते जा रहे हैं और एक बार फिर से नंबर महाराष्ट्र के बढ़ रहे हैं। जी हाँ, नंबर्स देखिए महाराष्ट्र में जो हैं वो करीब रोज ही बढ़ रहे हैं और ये एक्सपेक्टेड लाइंस है, इसमें कोई बड़े ताज्जुब की बात नहीं है। नंबर्स और सारे देश में जैसे बाकी देशों में देखा है, बाकी सारे देश में अभी थोड़े समय के लिए अभी कम तो नहीं होने वाले हैं और अलबत्ता बढ़ने ही वाले हैं। मगर नंबर्स के साथ ये देखना जरूरी है कि इनमें से कितने लोगों को हॉस्पिटल में भर्ती होने की जरूरत है। अगर नहीं है तो इनका इलाज कम्युनिटी सेंटर्स में या डोम सेंटर्स में या अपने घर पे हॉस्पिटल के बाहर जो सेंटर्स है वहां पर इनका इलाज बड़े आराम से हो सकता है, ताकि पब्लिक हॉस्पिटल्स में या प्राइवेट हॉस्पिटल्स में वो जोर ना पड़े जो सेकेंड वेव में या सेकेंड वेव के बाद जो पड़ा था, जिसमें इतने सारे मरीजों को जो डिजर्विंग थे जिनको बेड नहीं मिला, वो स्थिति दोबारा नहीं आए। इस पर सबसे ज्यादा काम करने की जरूरत है। जी डॉक्टर, उधर लोगों के अंदर इस कोरोना वायरस के वेरिएंट को लेकर के एक जिम्मेदारी पैदा करना, वो बाहर ना जाएं, ये किस तरीके से किया जा सकता है? क्योंकि फिलहाल हम देख रहे हैं कि सभी राज्यों का फोकस नाइट कर्फ्यू पे है। रात को वैसे भी लोग ज्यादा बाहर निकलते नहीं हैं। देखिए, यूं है कि रात को आमतौर से जनरली एज ए जनरल रूल लोग बाहर निकलते हैं काम खत्म करने के बाद फैमिलीज के साथ। इसमें आप अगर कहेंगे भी तो भी कितने लोग मानने वाले हैं, कितने समय के लिए मानने वाले हैं, ये दोनों चीजें थोड़ी सी सोचने के लिए जरूरी है। आपको ज्यादा इससे कि आप और कानून बनाइए या आप इम्पोज कीजिए, जो इंडिविजुअल्स हैं अगर उनको ये नहीं अभी तक ध्यान में आता है कि ये करने में उनका नुकसान है, आपके घूमने फिरने, आपके बाकी कामों से ज्यादा क्या आपकी जान उससे कम कीमती है क्या? तो अगर जो आपका अपना विवेक आपको नहीं रोकता है, आपका अपना कॉन्शियस आपको नहीं बताता है कि ये मत करें, अभी ना करें, थोड़े समय की बात है, अगर आप खुद नहीं कर पाएंगे तो कोई कानून आप पर लागू तो नहीं हो सकता है। मैं नहीं समझता ये कहीं पर किसी दुनिया के किसी हिस्से में किसी लंबे समय के लिए ये काम तो नहीं किया है। जी डॉक्टर मेहता, जाते जाते आपसे भी जानना चाहेंगे कि क्योंकि स्थिति ऐसी बन जाती है कि लोगों के लिए दिक्कतें बढ़ जाती हैं, तो किस तरीके से संतुलन बैठाया जा सकता है पाबंदियों का और लोगों को उनकी इतनी छूट भी देना कि उनकी रोजगार और रोजी रोटी पर असर ना पड़े? देखिए अंजलि जी, इसके 2-3 तरीके हैं। एक तो आप मीडिया के जरिए ये पब्लिक को बताएं कि कितना आवश्यक है कि मास्किंग करें, डिस्टेंस रखें और वैक्सीन लगवाएं। ये तो आप लोग पब्लिक नॉलेज के लिए बढ़ाएं। दूसरा, मैं ये भी बताना चाहूंगा कि ये तो नहीं है कि आप अपने प्राइवेट पार्टी कर रहे हैं उसमें वायरस बहुत ज्यादा आता है, और जो पब्लिक रैलीज हो रही है इलेक्शन में, आप हर स्टेट में देख रहे हैं हजारों और लाखों की तादाद में लोग इकट्ठे हो रहे हैं। मैं तो किसी को भी मास्क के साथ नहीं देखता, तो वो भी तो जबरदस्त फैलेगा बीमारी। इसलिए मेरे ख्याल से सरकार को भी ये अपने पब्लिक ये रैलीज है, पॉलिटिकल रैलीज सारी ऑनलाइन करिए और ये सारा बंद कर देना चाहिए, क्योंकि अगर ये बीमारी फैली तो नेता जो लोग ही नहीं रहेंगे तो नेता कैसे रहेंगे फिर? जी बिल्कुल, शुक्रिया आप दोनों का, आप हमारे साथ जुड़े। तो बहुत अहम हो जाता है हम सबका ये समझना कि ओमिक्रॉन वेरिएंट तेजी से फैल रहा है और इससे अगर आपको बचना है तो आपको अपने मास्क पहनने होंगे, 2 मास्क लगाने होंगे, अपने टीकाकरण को पूर्ण करा लीजिए और दूरी बनाए रखें, भीड़ भाड़ के इलाकों में न जाएं। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक लेकर लौटेंगे तो जानेंगे कि बच्चों में यानी कि 15 से 18 साल के जो उम्र के लोग हैं उनमें टीकाकरण किस तरह चल रहा है।
सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू लागू हो सकता है, यानी कि सप्ताह के जो 2 अंत के दिन है उसमें कर्फ्यू लागू हो सकता है। ये दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की बैठक में फैसला हुआ है। हमारे सहयोगी परिमल कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। परिमल, क्या पता चल रहा है इसके बारे में? देखिए, दरअसल जिस हिसाब से ट्रांसमिशन हो रहा है और जिस हिसाब से आशंका जताई जा रही है कि मामले बहुत बढ़ेंगे, तो एहतियातन ट्रांसमिशन को रोकना जरूरी है। जिस रेड अलर्ट की बात हम लोग अंजलि सुबह से कर रहे थे, अब उस पर फिलहाल कोई फैसला तो अभी नहीं हुआ है, लेकिन वीकेंड कर्फ्यू की बात हुई है, जहां पे 2 दिन तक वीकेंड कर्फ्यू, जो सप्ताह के अंतिम दिन होते हैं शनिवार रविवार, वहां पे वीकेंड कर्फ्यू लागू होगा। और दरअसल यही बड़ी वजह है कि उस बीच में लोग जो निकलते हैं, कम से कम उन 2 दिनों में उनको घर में रोका जाए, उनको घर में रहने को पाबंद किया जाए, ताकि जो ट्रांसमिशन है, जो 2 से 3 दिन में हम मान के चलते हैं कि ओमिक्रॉन वेरिएंट, पुराने वेरिएंट में 8 से 9 दिनों में डबलिंग रेट था या फैलता था, वो डबल होता था। अब 2 से 3 दिनों में ये डबल हो रहा है मामला, तो ट्रांसमिशन बहुत तेजी से होता है। तो यही वजह है कि आमतौर पे हम लोग देखते हैं कि शनिवार रविवार को खास तौर पे लोग ज्यादा निकलते हैं। तो उसके मद्देनजर ये फैसला लिया गया है डीडीए में की बैठक में कि वीकेंड कर्फ्यू प्रभावी होगा यहाँ पर राजधानी दिल्ली में, और निश्चित तौर पे जो पाबंदियां होती हैं कर्फ्यू के दौरान, वो पाबंदियां जो हैं वो लागू रहेंगी। इसमें यह भी जानना चाहेंगे कि जो जरूरी सेवाएं हैं या जो लोग उन जरूरी सेवाओं के लिए काम करते हैं, उनके लिए किस तरह की रियायतें रहेंगी? निश्चित तौर पर उनके लिए रियायतें रहेंगी अंजलि, क्योंकि कभी भी हम लोग देखते हैं एसेंशियल सर्विसेज को कभी भी रोका नहीं जाता है, क्योंकि नाम ही वो ऐसा है। एसेंशियल सर्विसेज में जुड़े जो लोग होते हैं, चाहे हॉस्पिटल से जुड़े लोग हों, चाहे हमारे जैसे मीडिया कर्मी जो रिपोर्टिंग करते हैं, या दवाई की दुकानें हो गई, तो जो जरूरी वाली चीजें हैं वो तो खुली रहेंगी। लेकिन आमतौर पे लोग जो बाहर निकलते थे, शॉपिंग करने जाते थे या खरीदारी करने जाते थे, जिसको एसेंशियल सर्विसेज की कैटेगरी में नहीं रखा जाता है, उन तमाम लोगों को इस कर्फ्यू के जरिए पाबंद करने की कोशिश की गई है, जो घर में रहेंगे, ताकि किसी तरीके से ट्रांसमिशन को मिनिमाइज करने की एक कोशिश के तौर पे इसको देखा जा सकता है कि ट्रांसमिशन किसी तरीके से कम हो सके, क्योंकि गैदरिंग नहीं होगी तो फिर ट्रांसमिशन की आशंका जो है वो अपने आप घट जाती है। और यही बड़ी वजह है कि डीडीए की बैठक में ये फैसला जो है वो लिया गया है। जी, एक बात ये भी है कि रेड अलर्ट की बात कही जा रही थी, उस पर कुछ अब तक पता चल पाया? देखिए, अभी तक वो जानकारी नहीं मिली है, लेकिन जिस हिसाब से हमने और आपने सुबह में चर्चा की और जो जानकारी हमें मिल रही है कि अगर 15 जनवरी के आसपास 20 से 25 हजार केसेस रोजाना रिपोर्ट हो सकते हैं, जो अभी कोविड का ट्रेंड है खासतौर पर राजधानी दिल्ली में, तो उसमें एहतियातन कदम उठाने की जरूरत पड़ सकती है। और उसको लेकर भी हो सकता है कि अगर डिटेल नोट आए तो उसमें कुछ जानकारी भी हो कि किस किस चीजों को लेकर रिस्ट्रिक्शन बहाली करने हैं, क्योंकि रिस्ट्रिक्शन अगर नहीं लगाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। हाथ से बेहाथ होने वाली जो स्थिति होती है अंजलि, वो वैसी स्थिति आ सकती है। और यही बड़ी वजह है कि इसको लेकर किसी तरीके से ये कोशिश की जा रही है कि कैसे केस को मिनिमाइज करके रखा जा सके, और उसी के मद्देनजर फिलहाल ये बात निकल कर आई है कि वीकेंड कर्फ्यू जो है वो प्रभावी होगा दिल्ली में। बाकी चीजों को लेकर हो सकता है कुछ वक्त और इंतजार करना चाहिए, हो सकता है कि कुछ और फैसले भी होंगे डीडीए की बैठक में जो हुए होंगे, तो वो भी जानकारी जो लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें। जी, शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए परिमल। कोरोना की तीसरी लहर का डर लोगों को सता रहा है। ऐसे में सबसे ज्यादा परेशान है वो प्रवासी मजदूर जो रोजी रोटी के लिए दिल्ली जैसे महानगरों का रुख करते हैं। इनको पहले लॉकडाउन के दौरान जो कुछ हुआ था वो अब एक बार फिर से याद आने लगा है। फिरोजाबाद के अनवर दिल्ली में केटरर का काम करते हैं, लेकिन शादियों और पार्टियों पर बंदिशों के चलते उनके पास काम नहीं है। वो दूसरे लाखों लोगों की तरह खाली लोगों की सूची में शामिल हो गए हैं। कोरोना के पहले दौर की भयावह यादें उनकी आंखों के सामने आने लगी है। रोजगार से बैठ गए थे, कोई काम धंधा नहीं था, काम करने आ रहे थे पुलिस वाले मार रहे थे, कहीं भी नहीं निकल पा रहे थे, कहीं घूम ही नहीं पा रहे थे हम लोग। अब जब फिर दोबारा काम चालू हुआ तो फिर जो लॉकडाउन का सुनना है, फिर लॉकडाउन लग रहा है अब तो दोबारा। अब इसके बाद क्या होगा, लॉकडाउन लग जाए फिर भूखे मरेंगे हम तो, घर भी नहीं जा पाएंगे। अगर लॉकडाउन लग गया तो फिर पैदल जाना पड़ेगा दोबारा यहाँ से यूपी तक, फिर कचलियाँ कुत्तों की तरह पैदल क्या फायदा है काम में। हमारा काम यही है भाई, रोज का कुआं खोदना, रोज का पानी पीना। यहाँ से 500 मिलते हैं, 500 में से 400 घर जाते हैं, 100 हम अपनी जेब में रखते हैं खर्चे के लिए। अब देखो कब तक छुट्टी रहती है, लॉकडाउन कब तक लगा रहेगा कोई समझ में नहीं आ रहा। रात को 10 बजे चालू कर दिया, दिन में भी चालू हो गया, कब वही चालू दिन में। 32 साल के मोहम्मद आलम शामियानों के कारोबार में हैं। कोरोना की पहली लहर में वो 8 महीनों के लिए यही दिल्ली में फंसे रह गए थे।
मकान का किराया देने और 2 वक्त की रोटियों के लिए उन्हें कब्रें खोदने का काम तक करना पड़ा था। हाँ, तो पहले लॉकडाउन में हम क्या कहता काम ऐसे करता था, जहाँ मिलता था बोरे बोरे अनाज उनाज पहुँचाता था स्कूलों में। अच्छा। और कब्रिस्तान भी खोदा हूँ मैं। काम चल रहा था तो कुछ कमाया पैसा से। अभी काम हल्का चल रहा है, अभी चल नहीं रहा। अब वापस काम मंदा हो गया एकदम? हाँ, मंदा हो गया। क्या पैसा तो वो हो रहा है कि पैसा भी नहीं आ रहा है जेब में। कैसा करेंगे अब? जैसा होगा वो देगा, ऊपर वाला देगा, हमारा हाथ में नहीं है। यहाँ पे रहने लायक पैसा ही नहीं बचा बिल्कुल। हाँ, तो फिर कैसे जा नहीं पाएंगे हम। जिस हिसाब से दिल्ली में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, लगता है कि अगली पाबंदी निर्माण कार्यों और कारखानों पर लगेगी। दोनों ही सेक्टरों में बड़ी संख्या में बाहर के कामगार हैं, इसलिए हो सकता है कि एक बार फिर पलायन का दौर शुरू हो। 26 साल के गोलू अहिरवाल दिल्ली में निर्माण कार्यों में मजदूरी करते हैं। पहले लॉकडाउन के वक्त उनको पैदल चलकर तकरीबन 800 किलोमीटर दूर मध्य प्रदेश के छतरपुर लौटना पड़ा था। उनका कहना है कि फिर पाबंदियां लगती है तो उनके सामने लौटने के अलावा दूसरा रास्ता नहीं होगा। कितने साल से काम कर रहे हैं आप यहाँ पर? 3 साल। 3 साल से? हाँ। अच्छा, एक बात बताइए, जब पहली बार कोरोना का हुआ था लॉकडाउन, क्या क्या समस्या हुई थी? बहुत समस्या हुई थी, पैदल जाना पड़ता था सर, और वाहन भी नहीं चल रहे थे, बंद हो गए थे, तो हम पैदल गए थे गाँव छतरपुर। हाँ। अब जैसे कोरोना के केस एक बार फिर से बढ़ रहे हैं, हाँ, तो अगर लॉकडाउन लगता है तो क्या क्या दिक्कतें आ सकती है आपको? बहुत दिक्कत आ सकती है, काम हमारा बंद हो जाएगा, पैसे नहीं कमाएंगे हम, घर जाना पड़ेगा। यही समस्या है सर, घर पे यही समस्या आती है, खाली बैठे रहते हैं, पैसे आते नहीं हैं। खेती है, खेती करते हैं, बस सबको डर है, लॉकडाउन का भी है, कोरोना का भी डर है, सारा चीज का ही डर है। दिल्ली सरकार के ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के मुताबिक अगर अस्पतालों में भीड़ बढ़ती है और रेड अलर्ट जारी होता है तो इसके मायने ये होंगे कि निर्माण कार्यों पर पाबंदियां, लेकिन वहां नहीं जहां मजदूर भी रहते हैं। दुकानें, मॉल्स और साप्ताहिक बाजार बंद। शादियों में सिर्फ 15 लोगों की अनुमति। जरूरी सामान की ही डिलीवरी। रेस्टोरेंट में सिर्फ टेक अवे ही। शादियां सिर्फ घर या कोर्ट में ही। लेकिन दिल्ली सरकार कह रही है कि दहशत में आने की जरूरत नहीं है। लोग थोड़ा सतर्क रहें, जो प्रोटोकॉल का उसका पालन करें, तो मुझे शक्ति बढ़ाने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं पड़ेगी। और मैं मीडिया से भी थोड़ा निवेदन करूंगा कि एक पैनिक ना क्रिएट करें। देखो, अभी सिचुएशन ठीक है, दिल्ली के अंदर बहुत कम लोग सीरियसली बीमार हैं। लॉकडाउन एवं प्रवासी मजदूरों की वापसी की वजह से पहले मोटा घाटा उठाने वाले कारोबारी चौकस है और सरकार से कोई व्यवहारिक फैसला लेने की अपील कर रहे हैं। कोविड के पिछले 2 स्पेल से जहां हम अभी रिकवरी कर रहे थे अपने खोए हुए व्यापार की, एक बार पुनः देश का व्यापार कोविड की चपेट में आ रहा है, और जिसको देखते हुए राज्य सरकारों ने अलग अलग तरीके की रेस्ट्रिक्शंस लगाई हैं। हम सरकार से आग्रह करते हैं कि कोविड पर निश्चित रूप से रेस्ट्रिक्शंस लगाई जानी चाहिए, लेकिन रेस्ट्रिक्शंस इस प्रकार से लगाई जाए जिससे कि व्यापार कम से कम प्रभावित हो, अर्थव्यवस्था कम से कम प्रभावित हो। देश भर के बड़े शहरों में एक बार फिर से कोरोना के केसों में वृद्धि आने लगी है, जिसको देखते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार एक बार फिर से पाबंदियां बढ़ा सकती है। और अगर ऐसा हुआ तो सबसे पहले असर उन सभी प्रवासी मजदूरों पे पड़ेगा जो रोज खाने के लिए रोज कमाते हैं। तो अगर कोरोना के खिलाफ जंग में पाबंदियां बढ़ाना जरूरी है तो उम्मीद इस चीज की भी है कि सरकार कम से कम इस बार इतने कदम ठीक से उठाए ताकि जो यातनाएं इन लोगों ने पलायन के दौरान झेली वो फिर से इन्हें झेलनी ना पड़े। कैमरा पर्सन सुशील राठी के साथ अक्षय डोंगरे, एनडीटीवी इंडिया। और आपको बता दें हमारे खास कार्यक्रम के बारे में, ये कॉल इन शो है। अगर आप चाहते हैं तो आप कॉल कर सकते हैं और अपने सवालों के जवाब पूछ सकते हैं। सवाल पूछने के लिए आप इस नंबर पर कॉल कीजिए और आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ डॉक्टर DS राणा और डॉक्टर नरेश त्रेहान जुड़ेंगे आज शाम 5 बजे। तो आज के कोरोना शो में इतना ही। एक बार जाते जाते आपको याद दिला दें कि आप मास्क जरूर पहनें और जरूरत ना हो तो घर के बाहर ना जाएं। नमस्कार।